हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास का जो 8वां चैप्टर चल रहा है हमारा कोशिका। उस कोशिका का 10वां 9वां पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट, जिसकी संरचना हम पढ़ेंगे किसकी, केंद्रक की या न्यूक्लियस की संरचना। न्यूक्लियस की संरचना, न्यूक्लियस या केंद्रक या इसको कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है इसको, केंद्रक को या न्यूक्लियस को। ठीक है, सबसे पहले जो है न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी और बेलर नामक वैज्ञानिक ने इस केंद्रक की परिभाषा दी थी। ये मान लो है बोर्ड पूरी कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला या कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ वह कोशिकांग जो कि गुणसूत्रों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। ये डेफिनेशन याद रखना बेलर के अनुसार। किसके? बेलर के अनुसार। क्या परिभाषा? कोशिका के कोशिका द्रव्य में मतलब साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला वह विशिष्ट कोशिकांग जो कि गुणसूत्रों के निर्माण में मदद करता है तथा आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। क्या कहलाता है? केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अब ये कहां पाया जाता है ये भी आपको याद रखना। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, इनमें सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अब यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अपवाद याद रखना, स्तनी वर्ग की आरबीसी में, स्तनी वर्ग की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। पर ऊंट और लामा जो है, ऊंट जैसे दिखने वाला एक जानवर है लामा, इन ऊंट और लामा की आरबीसी में पाया जाता है कौन? केंद्रक। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, पर प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव प्रकार का, आद्य प्रकार का या कम विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आपको अपवाद याद रखना है, स्तनी की आरबीसी में केंद्रक का अभाव होता है, परंतु स्तनी वर्ग के ऊंट और लामा के अंदर पाया जाता है। अपवाद है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं किस स्तनी वर्ग के जीव में केंद्रक उपस्थित होता है, तो ऊंट और लामा के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है, पर केंद्रक कैसी प्रकृति का होता है? यहाँ पर प्रिमिटिव प्रकृति का, आद्य प्रकृति का, मतलब प्राचीन प्रकृति का, कम विकसित प्रकार का केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। अब जो है केंद्रक की संरचना, केंद्रक की संख्या देखेंगे। ठीक है, 3-4 चीजें देखना आपको। केंद्रक का शेप, साइज, नंबर। ठीक है, शेप साइज नंबर, इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन और आखिरी में स्ट्रक्चर। हम 4-5 चीजें एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले शेप या आकार की बात करें तो केंद्रक जो है गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी हो सकता है, लंबा छड़नुमा भी हो सकता है। भिन्न भिन्न कोशिकाओं में इस केंद्रक का आकार जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, गोलाकार या तो गोलाकार का या अंडाकार या लंबा पतला छड़नुमा, किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, ये आकार हो गया। आकार के बाद साइज, आमाप कितना होता है? इनका आमाप जो है लगभग 5 से 30 म्यू एनएम के बीच में होता है, या यूं कह दें इसको, इसका आकार जो है वो एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 100 से 200 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसका आमाप होता है। ठीक है, 5 से 30 म्यू एम इसका साइज है। आकार हो गया, शेप साइज हो गया। नंबर की बात करें तो सामान्यतः कोशिकाओं के अंदर केंद्रक की संख्या सिर्फ 1 होती है, तो उस कोशिका को मोनोकैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब होता है कोशिकी,
कैरियोटिक। सामान्यतः एक केंद्रक होता है, पर कभी कभी जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, तो वो बाइकैरियोटिक और बहुत ही रेयर केस में 2 से अधिक, तो उस स्थिति को पॉलीकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, पॉलीकैरियोटिक। और पॉलीकैरियोटिक बनते कैसे हैं? ठीक है, एक केंद्रक होना, 2 केंद्रक तो होना तो सामान्य बात है, पर अनेक केंद्रक वाली कोशिका का निर्माण कैसे होता है कि जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक है। जब ये कोशिका आपस में लयन करती है, जुड़ जाती है, तो इनकी झिल्ली फट जाती है और झिल्लियों के फटने के कारण ये सारी कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिकी अवस्था को दर्शाने लगती है। तो इस एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक दिखाई देने लगते हैं? 5 केंद्रक। इसको बोलते हैं पॉलीकैरियोटिक स्थिति। तो शेप हो गया गोलाकार, अंडाकार, छड़ के आकार का। साइज हो गया 5 से 30 μm। फिर नंबर मैंने बता दिया, एक कोशिका में सामान्यतः एक ही होता है केंद्रक, पर कुछ कोशिकाओं में जैसे पैरामीशियम के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, तो उसको बोल देंगे पॉलीकैरियोटिक। फिर कुछ अपवाद भी हैं जिनमें अनेक केंद्रक भी पाए जाते हैं, जिन्हें पॉलीकैरियोटिक स्थिति कहा जाता है। ठीक है, 7 साइज नंबर होता है। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन की बात करें, कोशिका के रासायनिक संगठन की, तो रासायनिक संगठन में कोशिका के नहीं केंद्रक की, रासायनिक संगठन की बात करें तो जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, उस द्रव में मुख्य रूप से प्रोटीन, क्या चीज होती है? प्रोटीन। और प्रोटीन भी 2 प्रकार के, एक तो हिस्टोन प्रोटीन, ऑब्जेक्टिव में याद रखना, आनुवांशिक प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये आनुवांशिक प्रोटीन ही हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दोनों प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर पाए जाते हैं। पहली चीज एक तो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन के बाद फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए, आरएनए और विभिन्न प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, रासायनिक संगठन में मुख्य रूप से प्रोटीन, इसके अलावा फास्फोलिपिड, प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन भी और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी। फास्फोलिपिड भी है, इसके अलावा एंजाइम भी है, डीएनए भी है और आरएनए के कण इसके अंदर पाए जाते हैं। इतनी बात आपको पूरी समझ में आ गई। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक जो है कोशिका का कंट्रोल ऑर्गन, मतलब नियंत्रण कक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शेप एंड साइज, नंबर और केमिकल कंपोजिशन हमने देख ली। अब इसकी हम काय के बारे में बात करेंगे, संरचना के बारे में। जब इसकी संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना में निम्न भाग हमको दिखाई देंगे, जो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग दिखाई देते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं एक-एक करके। सबसे पहले भाग का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, या इसको बोलते हैं कैरियोथिका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका। ठीक है, याद रखना इसका नाम, केंद्रक झिल्ली। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले इस आवरण को, दोहरे आवरण को, मतलब दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसके चारों ओर, कितनी? 2 झिल्ली, डबल लेयर्ड होता है। इस दोहरे आवरण को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। पहले भाग है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली की संख्या 2 होती है। एक तो ये बाहर की झिल्ली और एक अंदर की झिल्ली। ठीक है, दोनों झिल्लियों की मोटाई, इसकी मोटाई भी याद रखना, दोनों झिल्लियों की मोटाई 25 से 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास लगभग होती है। दोनों झिल्लियों की मोटाई कितनी? 25 से 75 एंगस्ट्रॉम। दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, जो कि 15 म्यूएम या नैनोमीटर का होता है। इस स्पेस को बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस
PNS, ये PNS, ठीक है। PNS मतलब दोनों झिल्लियों के बीच का स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। दोनों झिल्ली की, प्रत्येक झिल्ली की मोटाई कितनी बताइए, 25 से 75 एंगस्ट्रॉम प्रत्येक झिल्ली की मोटाई है, ठीक है। और दोनों झिल्लियों के बीच में एक गैप पाया जाता है, उस गैप को क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 15 mm का होता है, ठीक है। 15 नैनोमीटर का होता है इसके अंदर गैप। अब झिल्ली जो है, इस झिल्ली की बाहरी सतह पर कण पाए जाते हैं, वो कण किसके होते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, ठीक है, झिल्ली की बाहरी सतह पर। इसी प्रकार झिल्ली की आंतरिक सतह पर, झिल्ली की आंतरिक सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का जाल पाया था। क्या पाया था इसकी आंतरिक सतह पर, विशेष प्रकार के प्रोटीन का जाल अंदर की सतह पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका, थीका मतलब होता है इसके बाहर का आवरण या एनवेलप, कवर कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो हैं, इनर और आउटर। इनर मतलब अंदर की ओर, आउटर मतलब बाहर की ओर। दोनों मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी बताइए, 25 से 75 एंगस्ट्रॉम। दोनों के बीच में जो गैप है, जिसको क्या बोलते हैं, PNS, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कितना है, लगभग 10 mm का होता है। बाहरी वाली जो झिल्ली है, इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अंदर वाली झिल्ली जो है विशेष प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आएगी इसी झिल्ली के अंदर की बात। तो ये जो झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह किससे जुड़ी रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। मतलब बाहरी सतह के द्वारा कौन जुड़ा है, पूरे में एक जाल पाया जाता है। किसका जाल पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल पाया जाता है। तो ये पहला भाग हुआ हमारा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्र की झिल्ली। दूसरा भाग था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियो प्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, कैरियोलिम्फ। लिम्फ मतलब होता है द्रव। इस केंद्रक के अंदर जो भरा हुआ द्रव है, उस केंद्रक के अंदर के द्रव को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस प्लाज्म के पहले मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो देख लो। जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर जगह जगह पर अत्यंत सूक्ष्म 10 से 100 nm, 10 से 100 nm के छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, केंद्र की छिद्र। इन छिद्रों के द्वारा ही अंदर के आनुवांशिक पदार्थ बाहर और बाहर के पदार्थों का अंदर की ओर आवागमन होता है, ठीक है। मेन चीज जो है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही, केंद्रक झिल्ली है, और केंद्रक झिल्ली के अंदर ही मेन चीजें सारी दिखाई दे रही है। दूसरा भाग पता है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। इसके अंदर का जो भरा हुआ द्रव का गाढ़ा पारदर्शी कणिकामय जो द्रव है, उस पारदर्शी कणिकामय द्रव को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य या कैरियोलिम्फ। लिम्फ मतलब द्रव। इसके अंदर क्या क्या चीजें पहले बता चुका हूं, केमिकल कंपोजिशन में, रासायनिक संगठन में। पूजा लिख दो क्या क्या है, या कोई भी एक लिख दो बेटा। इसके केमिकल कंपोजिशन में जो बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म किन किन पदार्थों का बना होता है, 4-5 पदार्थों के नाम अभी लिखे थे, वो पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं पारदर्शी कणिकामय द्रव के रूप में। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आता है तीसरा महत्वपूर्ण भाग, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, जिसकी खोज करी थी फॉन्टेना ने। किसने करी थी इसकी खोज, फॉन्टेना नामक वैज्ञानिक ने। 1831 में इसकी खोज करी थी फॉन्टेना ने, किसकी, न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियस के अंदर ये वाला भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। इस न्यूक्लियोलस की एक विशेषता याद रखना आपको, ये न्यूक्लियोलस जो है वो गुणसूत्र पर केंद्रीय संगठन, केंद्र की संगठन क्षेत्र पर स्थित होता है। केंद्र की संगठन क्षेत्र मतलब जहां पर केंद्रक का संगठन होता है, उस क्षेत्र पर स्थित होता है, या उस क्षेत्र से ये निर्मित होता है। कौन, न्यूक्लियोलस। और सारे केंद्रक के द्वारा निर्मित नहीं होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र है, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स है, और 23वां जोड़ जो है वो लिंग गुणसूत्र है। तो जो 13वें नंबर का गुणसूत्र, 14 नंबर का गुणसूत्र, 15 नंबर का गुणसूत्र और 22 और 23 नंबर का जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र पर केंद्र की संगठन पाया जाता है, केंद्र की संगठक पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे केंद्रिका का निर्माण होता है,
ठीक है, ये याद रखना आपको। तो केंद्रिका, इसको केंद्रक का केंद्रक कहते हैं, ठीक है, जो किस कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। इसकी खोज फॉन्टेना ने इसकी खोज करी थी, फॉन्टेना नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। काम क्या है इसका, इसके काम के बारे में याद रखना, राइबोसोम का निर्माण किसकी सहायता से, आरएनए की सहायता से, राइबोसोमल आरएनए की सहायता से, आरएनए के द्वारा राइबोसोम का निर्माण इस केंद्रिका का सबसे प्रमुख कार्य है। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है इसका समसूत्री विभाजन। याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन नहीं, केवल समसूत्री विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है, समसूत्री विभाजन। दिनेश फटाफट लिख दो, पीएनएस का पूरा नाम क्या है, ठीक है, दोया जल्दी से लिखो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन और आरएनए के द्वारा राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है कौन, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका के बारे में और बहुत सारी बात है कि केंद्रिका जो है एक कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही होती है, सामान्यतः कितनी होती है, एक, पर कुछ अपवाद भी हैं, जैसे प्याज की कोशिका में, इसकी कोशिका में प्याज की एक कोशिका के अंदर केंद्रिका की संख्या 4 होती है। इसके अलावा एक और अपवाद है, उभयचर एम्फीबियंस, उनका जो oocyte है, oocyte मतलब अंडाणु कोशिका, उस oocyte के अंदर इस केंद्रिका की संख्या लगभग 4000 तक भी हो सकती है। एक कोशिका के अंदर, एक केंद्रक के अंदर केंद्रिका की संख्या कितनी, 4000 तक होती है। तो न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, केंद्रक का केंद्रक कहते हैं इसे, ठीक है। काम क्या बताया इसका, आरएनए द्वारा राइबोसोम का निर्माण करना, इसके अलावा समसूत्री विभाजन में मदद करना। निर्मित कहाँ होता है, गुणसूत्र पर केंद्रीय संगठक क्षेत्र, जहां पर केंद्रीय संगठक क्षेत्र पाए जाते हैं वहीं पर यह निर्मित होता है। इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है, मतलब झिल्ली विहीन कोशिकांग है, कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला अंग है, झिल्ली विहीन, कोई झिल्ली नहीं। संख्या कितनी बता दी इसकी, एक ही होती है, कभी कभी इसकी संख्या एक से ज्यादा होती है। अपवाद बता दिए, प्याज की एक कोशिका के एक केंद्रक के अंदर 4, और उभयचरी एम्फीबियंस की oocyte के अंदर, अंडाणु कोशिका के अंदर 4000 केंद्रिका न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जैसे केंद्रक का हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था, रासायनिक संगठन, उसी प्रकार इसका रासायनिक संगठन होता है न्यूक्लियोलस का। रासायनिक संगठन की बात करें तो इसकी परसंरचना में तंतुमय भाग, ठीक है, और कणिकामय भाग दिखाई देते हैं। 2 भाग दिखाएंगे, कणिकामय भाग और तंतुमय भाग। ये कणिकामय भाग और तंतुमय भाग दोनों राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए तंतु पाए जाते हैं और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई कणिकाएं पाई जाती हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से मैट्रिक्स या केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका और केंद्रिका के अंदर जो द्रव है वो द्रव 2 चीजों से मिलकर बना है, तंतुमय आरएनपी से, आरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, और कणिकामय आरएनपी, कणिकामय मतलब दानेदार आरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये हो गई किसकी बात, न्यूक्लियोलस की। आखिरी बात आती है चौथा अंग है, चौथे भाग का नाम है क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन के धागे। इस केंद्रिका के चारों ओर अनेक धागेनुमा रचना पाई जाती है। इन धागेनुमा रचना को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन के धागे। ये धागे ही मिलकर के जालनुमा रचना बनाती है और इन जाल के द्वारा ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बारे में, क्रोमेटिन धागे के बारे में जितने भी आनुवांशिक पदार्थ हैं उन अधिकतर आनुवांशिक पदार्थों के बारे में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटिन धागे केंद्रक के अंदर, केंद्रिका के बाहर बिखरे हुए लंबे पतले तंतुनुमा रचनाओं को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन के धागे। ये धागे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्रोमो मतलब होता है रंगीन, सोम मतलब रचना। इस क्रोमोसोम के बारे में अगली वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्रोमोसोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। इस क्रोमेटिन धागे के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है।
अब जो क्रोमेटिन के धागे हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्रोमेटिन के धागे भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो यू क्रोमेटिन और दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन के धागे जो हैं अगर उन पे स्टेन किया जाए, उन पर कलर किया जाए, किसी पदार्थ को डाल करके रंगीन करने का प्रयास किया जाए तो ये हल्के रंग के दिखाई देंगे। और जो हेटेरोक्रोमेटिन है, जो गहरे अभिरंजित हो जाते हैं, गहरा कलर ले लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोक्रोमेटिन। इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं कभी कभी, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर बताइए। तो हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन के धागे हैं जो कि केंद्रक के अंदर और केंद्रिका के बाहर बिखरे हुए पाए जाते हैं। यूक्रोमेटिन जो है वो हल्के रंग के होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो गहरे रंग के होते हैं। यूक्रोमेटिन जो है वो केंद्र में पाए जाते हैं। कहां पर? इस केंद्रक के केंद्रीय भाग में स्थित होते हैं। कौन? यूक्रोमेटिन। और हेटेरोक्रोमेटिन जो है परिधि भाग पर, किनारे पर स्थित होते हैं। तो पहला तो रंग याद रखना, यूक्रोमेटिन हल्के रंग के होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन गहरे रंग के होते हैं। यूक्रोमेटिन केंद्रक के केंद्र में पाए जाते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो केंद्रक की परिधि भाग पर पाए जाते हैं। अगला बात याद रखना, ये सक्रिय होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। कौन? यूक्रोमेटिन के धागे जो है सक्रिय होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन के धागे जो है वो निष्क्रिय होते हैं। और आखिरी काम याद रखना, यूक्रोमेटिन जो है अनुलेखन में, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन में मदद नहीं करते हैं। अब आती है आखिरी बात इनके कार्य की, किनके? केंद्रक के कार्य की, कि केंद्रक के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, केंद्रक के दो प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला प्रमुख कार्य है केंद्रक का, पहला समस्त क्रियाओं का कार्य, समस्त क्रियाओं का नियंत्रण। किसका काम हो गया? केंद्रक का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है एक्स वाई जेड, उन सारी की सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? केंद्रक। दूसरा जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आरएनए और इसी के अंदर राइबोसोम के कण आरएनए की मदद से, राइबोसोमल आरएनए, ऐसे आरएनए जिसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, उसकी सहायता से किसके? प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। कौन? केंद्रक। इसके अलावा केंद्रक का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका विभाजन में मदद करना। ठीक है, तीन प्रमुख कार्य हैं किसके? केंद्रक के। कोशिका विभाजन, जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन के पहले खुद केंद्रक विभाजित होता है। जैसे एक कोशिका ये है, इसके अंदर एक केंद्रक है, तो इस केंद्रक का पहले इस प्रकार एक रचना बनती है ना। फिर ये केंद्रक विभाजित हो जाता है, केंद्रक विभाजित होकर के दो हिस्सों में चले जाता है। ठीक है, और दोनों हिस्सों में फिर केंद्रक के बाद कोशिका विभाजित होती है, तो एक कोशिका से दो कोशिका के निर्माण में भाग लेता है ये। और आखिरी महत्वपूर्ण सबसे काम है आनुवांशिक सूचनाओं का, आनुवांशिक पदार्थों का निर्माण भी करता है और आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रह भी करता है। ये चार प्रमुख काम है किसके? केंद्रक के। ठीक है, ये सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है हमारा केंद्रक। इसके बाद जो 10वां पार्ट पढ़ेंगे, उस 10वें पार्ट में हम गुणसूत्र के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो पसंद आई या ना आई, काम आपको क्या करना है बताइए। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो।